हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को संख्या अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत प्राकृतिक समूहों को एकत्र करने की जो विधियों का अध्ययन कर रहे थे, हम लगभग 4 विधियों का अध्ययन कर चुके हैं। जिसमें अंतिम विधि जो पुरानी क्लास में या पिछली वाली क्लास के अंतर्गत जो विधि थी वह थी हमारी सूचकों के द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचनाओं की प्राप्ति। आज हम प्राथमिक समूहों को एकत्र करने की 5वीं विधि का अध्ययन करेंगे। चैप्टर हमारा वही 4 चल रहा है। हेडिंग डालना सभी विद्यार्थी, प्राथमिक समूहों को एकत्र करने की विधियां। हेडिंग डाल लीजिए, प्राथमिक समूहों को एकत्र करने की विधियां। तो प्राथमिक समूह को किस प्रकार से एकत्र किया जाता है, एकत्र करने के लिए कुछ विधियां बताई गई हैं। तो उन्हीं विधियों का हम अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने 4 विधियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। आज 5वीं विधि है जिसमें प्रगणकों के द्वारा अनुसूचियों को भरवाकर सूचनाओं को एकत्र किया जाता है। तो पंचम विधि का नाम लिख लीजिए कि प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर। 5वीं विधि कौन सी है? 5वीं विधि लिखिए, प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति। यह हमारी पंचम विधि है। इस विधि के माध्यम से प्राथमिक समूहों को एकत्र किया जाता है। अब प्रगणक क्या होता है? प्रगणक वैसे सूचना को एकत्र करने वाला जो व्यक्ति होता है, जिस प्रकार सूचक हुआ करते थे उस प्रकार इस विधि में क्या होते हैं बच्चों? प्रगणक होते हैं जो सूचनाओं को एकत्र करने का कार्य करते हैं। तो इस विधि में अनुसंधानकर्ता के द्वारा सूचनाओं को प्रगणक के माध्यम से एकत्र किया जाता है। परिभाषा लिख लेते हैं पहले, विस्तार पूर्वक परिभाषाओं का अध्ययन कर लेंगे। इसके अंतर्गत क्या बताया गया, क्या नहीं समझाया गया। लिख लीजिए कि इस रीति में अनुसंधानकर्ता के विभिन्न पहलू का से तात्पर्य उसके तथ्य हो गए। कहने का मतलब विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर अनुसूचियां तैयार की जाती है। कहने का कुल मिला के तात्पर्य हो गया, जो प्रगणकों के द्वारा अनुसूचियों को भरवाया जाता है, इस रीति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता जो होता है, जो व्यक्ति सूचनाओं को एकत्र करवाने का कार्य कर रहा है, वह व्यक्ति उस व्यक्ति के द्वारा समस्या से संबंधित जो भी पहलू होंगे उन पहलुओं को ध्यान में रखकर अनुसूचियां की जाती है बच्चों, तैयार की जाती है। लेकिन इन अनुसूचियों को इन
अनुसूचियों को, लेकिन इन अनुसूचियों को प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का तात्पर्य क्या हो गया, डायरेक्ट, तो प्रत्यक्ष रूप से सूचकों के पास, किसके पास बच्चों, सूचकों के पास। सूचक कौन होता है, हमने पीछे वाले विधि में पढ़ा था, जो सूचना एकत्र करने या सूचना देने वाला जो व्यक्ति होता है उसे सूचक कहा जाता है। तो सूचकों के पास, सूचकों के पास नहीं भेजा जाता है, के पास नहीं भेजा जाता है। लेकिन कहने का तात्पर्य हो गया कि जो अनुसूची होती है, अनुसूचियां जो प्रगणक के द्वारा अनुसूचियां भरी जाती है, प्रगणक की नियुक्ति अनुसंधानकर्ता के द्वारा की जाती है। प्रश्न आ सकता है कि प्रगणक की नियुक्ति कौन करेगा, प्रगणक की नियुक्ति अनुसंधानकर्ता के द्वारा की जाती है। तो अनुसूचियों को प्रत्यक्ष रूप से सूचकों के पास नहीं भेजा जाता है। अब यदि सूचक के पास प्रत्यक्ष रूप से हम सूचनाओं को भेज नहीं रहे हैं तो कहां भेजेंगे, तो लिख लीजिए वरन अनुसंधानकर्ता, वरन अनुसंधानकर्ता, अनुसंधानकर्ता अनुसंधानकर्ता कौन होता है, पता लग गया होगा आप लोगों को, ठीक है। वरन अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के क्षेत्र है ना, उसका एरिया से तात्पर्य है क्षेत्र के अनेक भागों, क्षेत्र के अनेक भाग, भाग से तात्पर्य है उसके डिपार्टमेंट कह सकते हैं, प्रत्येक रूप से अलग अलग अनेक भागों में बांटकर, वरन अनुसंधान के क्षेत्र को अनेक भागों में बांटकर, इनको विभाजित कर दिया जाता है। जो अनुसंधानकर्ता ने जहां जहां हमें जिस क्षेत्र का हमें अध्ययन करना है उस क्षेत्र के अंदर उसके अनेक भागों में से बांट देता है। क्यों बांटता है, वो भी बात आ रही है। बांटकर प्रत्येक भाग के लिए, बांटकर प्रत्येक भाग के लिए, प्रत्येक भाग के लिए प्रगणकों की क्या करेगा, प्रत्येक भाग के लिए अलग से सूचना प्राप्त करनी है, एकत्र करनी है, तो प्रत्येक भाग के लिए प्रगणकों की नियुक्ति करता है। प्रगणकों की नियुक्ति यानी इनको अपॉइंटमेंट देता है, व्यक्तियों को नियुक्ति करता है। ये बात होगी सर, पुनः रिपीट कर रहा हूं, एक बार सुन लेना, समझ लेना, पहले लिख लो। प्रगणकों की नियुक्ति करता है, यह प्रगणक घर घर जाकर नियुक्ति करता है, यह प्रगणक घर घर जाकर यानी डोर टू डोर, यह प्रगणक घर घर जाकर यानी प्रत्येक घर में जाता है सूचनाओं को एकत्र करने के लिए। यह प्रगणक घर घर जाकर सूचकों से, सूचक और होता है सूचना देने वाले व्यक्ति को सूचक कहा जाता है, और जो सूचना लेकर आ रहा है उस व्यक्ति को प्रगणक कहा जाता है। तो यह व्यक्ति यानी यह प्रगणक घर घर जाकर सूचकों से पूछताछ करके अनुसूचियों को स्वयं भरता है। पूछताछ करके अनुसूचियों को स्वयं भरता है। भरने से तात्पर्य क्या होगा बच्चों, भरने से तात्पर्य इसको फील करना हो गया। जैसे खालिस्तान होते हैं, खालिस्तान को भरा जाता है ना, वैसे तो एक बार समझ लेना कि इस रीति में अनुसंधानकर्ता के विभिन्न पहलू यानी विभिन्न उसके जीवन में आने वाली समस्याएं या उन सूचनाओं को एकत्र करते समय
उसके सामने जो भी समस्या सामने आएगी उन सूचनाओं के लिए ध्यान में रखकर अनुसूचियों को तैयार की जाती है अनुसूचियां। लेकिन इन अनुसूचियों को प्रत्यक्ष रूप से, किस रूप से बच्चों, डायरेक्टली सूचकों के पास, यानी जो सूचना लेने के लिए प्रकरण जा रहा है सूचक के पास, उससे संबंधित तथ्य के बारे में सीधा नहीं कहा जाता है। तो क्या कौन कहेगा उस बात को? वरन अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के क्षेत्र को अनेक भागों में बांटकर, जो अनुसंधान करना के क्षेत्र हो, जैसे मुझे जनसंख्या के बारे में जानना है, यदि प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या ज्ञात करनी, तो मैंने उस क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे जिले के बारे में करना है तो जिले में बांट दूंगा, तहसील, तहसीलों में बांट दूंगा, गांव बांट दूंगा, जैसे आप ऐसे कर दे साहब। मुझे उदाहरण समझ सकते हैं जैसे भागों के रूप में, जैसे राजस्थान है, क्या है बच्चों, ये राजस्थान हो गया। राजस्थान के बारे में मुझे जनसंख्या कैलकुलेशन करनी है, तो राजस्थान की जनसंख्या ज्ञात करने मुझे क्या बांटनी, ये हमारा राज्य हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये हमारा राज्य हो गया। अब राजस्थान में जितने भी जिले हैं, क्या है बच्चों, जितने भी जिले हैं, जैसे हम मानते हैं कि हमें जयपुर जिले का अध्ययन करना है। जो जयपुर कहाँ है, जयपुर जिले का, तो जयपुर जिले का अध्ययन करना है हमको, तो राजस्थान में आ गए हम जयपुर जिले के अंतर्गत। अब जयपुर जिले की जनसंख्या ज्ञात करनी है, तो हम जयपुर जिले कहाँ जाएंगे, जयपुर जिले में जितने भी तहसीलें हैं, क्या है बच्चे, क्या है बच्चों, जितने भी तहसीलें हैं हमारी, यहां करते हैं इसको, जयपुर जिले में जितने भी तहसील है, जितने भी तहसील है, जैसे कोई सी तहसील बस्ती मान लो, चाकसू मान लो, ठीक है, जो भी हो, चलो मैं बस्ती की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, बस्ती तहसील की, ठीक है। अब तहसीलों के अंतर्गत तहसील हो गई, तहसीलें हम चले जाएंगे कहां पर, गांवों में। अब गांवों का अध्ययन करना होगा, अब गांव में किसी भी गांव का, कोई सा भी गांव हो सकता है साहब, जेल साहब, ये यानी अब मुझे गांवों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो प्रत्येक तथ्यों के लिए मुझे अलग से एक प्रगणक की नियुक्ति करनी पड़ेगी, और वह प्रगणक हर प्रत्येक गांव के हर घर के अंतर जाकर सूचना एकत्र करके लाएगा, ठीक है। यहाँ यही कहा जा रहा है, उसे अनेक भागों में बांटकर प्रत्येक भाग के लिए प्रगणकों की नियुक्ति की जाती है। हमने माना साहब गांव भी पढ़े हैं, तो गांवों के भी क्या माना, ढाणिया बड़े बड़े ढाणिया हैं साहब, हमने कहते साहब प्रत्येक गांव के उपवर्ग, उपवर्ग गांव, ये लो साहब, ये हमने उपवर्ग गांव बांट दी साहब। अब गांव में उपवर्ग जो छोटे गांव होंगे, ये ढाणियों में बटे हुए होंगे, कई बार कुछ ढाणी क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, उनका अध्ययन करना पड़ता है, और उसके लिए अलग प्रगणक की नियुक्ति कर दी जाती है। डोर टू डोर हमें सूचना एकत्र करनी है, तो अलग से उस व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाती है। तो ये आ गया कि प्रगणकों की नियुक्ति करता है, और यह प्रगणक क्या करता है, घर घर जाकर सूचकों से पूछताछ करके अनुसूचियों को स्वयं भरता है। प्रगणक क्या करता है, प्रत्येक घर में जाएगा, सूचक से सूचना ग्रहण करेगा, और अपनी जो अनुसूची होगी उस अनुसूची में सूचना एकत्र करके लाएगा या लिखकर लाएगा। अब इसमें एक शब्द कह दी गई तो लिख लेना कि प्रगणक यहां यह आवश्यक है कि, यहां यह आवश्यक है कि प्रगणक, यहां यह आवश्यक है कि प्रगणक परिश्रमी, परिश्रमी से तात्पर्य क्या हो गया, मेहनती, ईमानदारी, प्रगणक जो परिश्रमी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, जिसमें ईमानदार का कूट कूट के भरी होनी चाहिए, ईमानदारी, कार्य कुशलता, यानी कार्य को कुशलता से पूर्ण करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। वाक्पटुता, वाक्पटुता मतलब बातों के अंतर्गत चातुर्यता होनी चाहिए उसके अंतर्गत, कि सामने वालों को आभास भी नहीं हो और उसके माध्यम से उसकी सूचना एकत्र भी करे। वाक्पटु होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सामने वाला कुछ पूछ रहा है आपको बोलती बंद, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी वह है, कहने का तात्पर्य कुल मिला के ये हो गया कि वह वाक्पटुता उसके अंदर उपस्थित होनी चाहिए। वाक्पटुता कह सकते हैं,
परिश्रमी, ईमानदारी, कार्यकुशलता, वाक्पटुता, शिक्षितता में वह जो प्रगणक होगा, प्रगणक पूर्ण रूप से शिक्षित भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षितता, अच्छी शिक्षा लेने वाला, ऐसे कह सकते हैं सुशिक्षितता, यानी अच्छी शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। सुशिक्षितता हो गई। धैर्यवान कह सकते हैं, धैर्यवान को आवश्यक है, यानी उसमें उस व्यक्ति में धैर्य होना चाहिए, इसमें कि सूचक ने यदि कोई अनावश्यक कोई बात कह दी तो गुस्सा नहीं होना चाहिए। धैर्यवान, ये उसे सूचनाएं उसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त करनी है तो धैर्य से कार्य को संपादित करना चाहिए। आदि गुण होने चाहिए, यानी ये गुण तो प्रगणक के अंतर्गत उपस्थित होने चाहिए। यदि प्रगणक में ये गुण नहीं है तो वह पूर्ण रूप से सही प्रकार से सूचना एकत्र नहीं कर सकता। आगे लिखिए, प्रगणकों को सूचकों के जिससे सूचनाएं प्राप्त कर रहा है, सूचकों के रहन सहन, यानी किस प्रकार से वो रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उनके बारे में, रहन सहन, किस प्रकार की भाषा बोलते हैं। जैसे गांव में मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है, सब तू काई कर रहे छे, कड़ी जावगो, कहाँ जाएगा नहीं, कड़ी जावगो, काई लेवा आए भाई, इस प्रकार के। यदि मारवाड़ी भाषा है गांव में तो मारवाड़ी भाषा में उनसे बातें करके, चर्चा करके आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो आप सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हो। वहां के रीति रिवाज क्या है साहब, वहां पर वहां का धर्म, रीति रिवाज किस प्रकार के चर्चित है, उसके बारे में प्रगणक को जानकारी होनी चाहिए। तो रीति रिवाज आदि की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, यानी प्रगणक के अंतर्गत ये सब जानकारी प्रगणक को होनी चाहिए। यानी जिस क्षेत्र में वह सूचना एकत्र करने जा रहा है वहां के जो सूचक है, वहां जहां जो व्यक्ति आपको सूचना प्रदान करेगा उनके रहन सहन के बारे में, उनकी भाषाओं के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, आदि तथ्यों के बारे में उस प्रगणक को पूर्ण रूप से सूचना होनी चाहिए। जनगणना सामान्य आंकड़े थे, ध्यान रखना इसको। जनगणना के लिए आंकड़े एकत्र करना। आज तो भारत के अंतर्गत भारत में जनगणना इसी रीति के द्वारा एकत्र की जाती है। ये हो गई परिभाषा में सामान्य लैंग्वेज कह सकते हैं प्रगणकों के द्वारा सूचनाओं को एकत्र करने के सामान्य जानकारी। ये हो गई, ये हमारा उदाहरण हो गया। उदाहरण के माध्यम से आपको बता दिया गया किस प्रकार से सूचना एकत्र की जाती है। जैसे राजस्थान के लिए जनसंख्या एकत्र करने जयपुर जिले में जाएंगे, जयपुर जिले में तहसील बस्ती के अंदर गांव में उपवर्ग बटे हुए होंगे, उपगांव होंगे, पूरे गांव होंगे, तो उनके बारे में जनगणना ज्ञात की जाएगी। लेकिन जब जनगणना लेने वाला कैसा होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, ईमानदार, कार्यकुशल, वाक्पटुता, बोलने में चातुर्यता, शिक्षित भी होना चाहिए, अच्छा धैर्यवान होना चाहिए, आदि गुण होने चाहिए। प्रगणकों को सूचकों के रहन सहन, भाषा, रीति रिवाज आदि की पूर्ण जानकारी भी होनी चाहिए। क्या हो गया सामान्य इसकी डेफिनेशन, प्रगणकों के द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचनाओं की प्राप्ति करना। स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी इसका एक बार स्क्रीनशॉट के लिए इसे कहा जाता है कि बाद में मान लो पढ़ो, आप वीडियो देखना होना नहीं हो, वीडियो देखने का टाइम नहीं मिल पाया आपको, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप सूचना एकत्र कर सकते हो। ठीक है।
एलिया स्क्रीनशॉट। आगे पढ़ते हैं गुणों के बारे में कि प्रगणकों के द्वारा अनुसूची भरवाकर जो सूचना एकत्र की जाती है उसके अंदर कितने प्रकार के कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। एलिया स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थी ने। चलिए हेडिंग डालना भी सभी विद्यार्थी कि प्रगणकों के द्वारा अनुसूचियां भरवाकर जो सूचनाओं की प्राप्ति की जाती है उस सूचना प्राप्ति के कौन कौन से गुण हैं। सामान्य तौर पर कौन से गुण बताए गए हैं उनके उसी के बारे में बताया जाएगा। नाले सभी ने गुण। चलिए बहुत अच्छी बात। कुछ पूछना हो कमेंट के बाद आवाज पूछिए। पिछला किसी विद्यार्थी ने कुछ कहा सर क्लियरिटी साफ नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। और उसके सही कई बार हो जाता है कैमरे की प्रॉब्लम से, अब नहीं होएगा। आगे से ध्यान रखा जाएगा उस अच्छी बात पर। चलिए हैंड डाल लीजिए गुण। इस रीति के निम्नलिखित इस रीति के निम्नलिखित गुण इस रीति के निम्नलिखित गुण बताए गए हैं। अब कौन कौन से गुण हैं? प्रमुख रूप से प्रगणकों के द्वारा जब अनुसूचियां भरवाई जाती है तो उसके प्रमुख रूप से 6 गुण बताए। कितने बताए गए बच्चों? 6 गुण बताए गए। कौन कौन से हैं? मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि चार्ट के माध्यम से गुणों का अध्ययन कर लेने से हमें उनसे संबंधित तथ्यों के बारे में सही प्रकार से जानकारी एकत्र हो जाती है और हम भूलते भी नहीं है। 6 भाग हैं इसके। नंबर 1, नंबर 2, 6 टुकड़े कर लेना सभी विद्यार्थी, ठीक है। नंबर 3, नंबर 4 जो चतुर्थ क्रमांक हमारा रहेगा। नंबर 5, 4 हो गए ना। चलिए नंबर 5, 1 2 3 4 5 और नंबर 6 मैंने जो आपको भी बताया, विदित किया आपको कि 6 गुण बताए गए हैं इसके। ये 6 गुण बता दिए। प्रत्येक गुण का नाम लिख लेते हैं। इसमें कौन से गुण बताए गए हैं? प्रथम गुण लिख लीजिए विस्तृत क्षेत्र। कौन सा प्रथम गुण है बच्चों? नंबर 1 है विस्तृत क्षेत्र। पॉइंट हमारे वही हैं जो पीछे पढ़ चुके थे हम, बस उनसे बारे में कुछ जानकारी हमें प्रदान की गई है। नंबर विस्तृत क्षेत्र। नंबर 2 उच्च स्तर की शुद्धता। नंबर 2 उच्च स्तर की शुद्धता, यानी शुद्धता होती है हमेशा हाई लेवल की शुद्धता प्राप्त हो जाती है। नंबर 3 व्यक्तिगत संपर्क। प्रगणक का जिससे प्रगणक का जो हमारे प्रगणक होते हैं सूचकों से प्रत्यक्ष क्या होता है? संपर्क स्थापित हो जाता है, जिससे सूचनाएं हमें सही प्राप्त होती है। तो व्यक्तिगत संपर्क हो गया। नंबर 4 निष्पक्षता। बिना किसी भेदभाव के सूचनाएं हमें सही सूचनाएं प्राप्त हो जाती है, ज्यादा समस्याएं नहीं आती हमारे सामने। नंबर 5 विस्तृत सूचना प्राप्त होना। और नंबर 6 लिख लीजिए अशिक्षित व्यक्तियों से भी सूचना। अशिक्षित क्षेत्र में भी लाभदायक। ऐसे कर लो इसको। ये हो गए साहब 5 गुण, ठीक है। प्रत्येक गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेते हैं।
नंबर 1 डाल लीजिए। पहला बिंदु कौन सा हमारा? विस्तृत क्षेत्र। विस्तृत क्षेत्र किस प्रकार से जो हमारा ये प्रगणकों के द्वारा अनुसूचियां भरवाई जाती है, तो यह विस्तृत क्षेत्र में हमारे लिए फायदेमंद होता है, हमें प्रॉफिट पहुंचाता है, उसके बारे में बताया गया है। नंबर 1 डाल लिया। इसमें लिख लीजिए इस रीति में, इस रीति के द्वारा बड़े से बड़े क्षेत्र में भी, बड़े से बड़े क्षेत्र में भी सूचनाएं एकत्र की जा सकती है, इस रीति के द्वारा चाहे क्षेत्र कितना ही बड़ा हो, बड़े से बड़े क्षेत्र में सूचना एकत्र कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस रीति में जो प्रगणक होते हैं, प्रगणकों को अलग अलग वर्गों में बांटकर सूचनाओं को एकत्र करने के लिए भेजा जाता है। सेकंड लिख लीजिए उच्च स्तर की शुद्धता। एक पंक्ति में खत्म कर देते हैं आपके लिए। उच्च स्तर की शुद्धता, कि बिंदु थोड़ा कॉमन सा है। कि कॉमन कैसे है कि हम पीछे वाले जो प्राथमिक समूह एकत्र करने की विधियों का अध्ययन किया था, उसमें भी इनके बारे में हल्की फुल्की जानकारी हमें दे दी गई थी। इसमें लिख लीजिए इसमें प्रगणक, इसमें प्रगणक शिक्षित, प्रशिक्षित व कार्य में दक्ष होने के कारण जो प्रगणक जो होता है, वह प्रगणक शिक्षित भी होता है, प्रशिक्षित भी होता है, और अपने कार्य क्या होता है बच्चों? दक्ष भी होता है, जिससे कारण सूचनाएं उच्च स्तर पर शुद्ध व सही रूप से प्राप्त होती है। यानी सूचनाएं हमें पूर्ण शुद्धता के रूप में इस विधि के द्वारा प्राप्त होगी, यानी गलती होने की संभावनाएं नाम मात्र की रह जाती है। क्यों रह जाती है? ये प्रगणक क्या करता है? स्वयं घर जाकर सूचना एकत्र करने का कार्य करता है, इसलिए इसमें जो गलती होने की संभावना है वो खत्म सी हो जाती है, यानी हमें शुद्धता पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। नंबर 3 डाल लीजिए व्यक्तिगत संपर्क। तीसरा गुण कौन सा है? व्यक्तिगत संपर्क। व्यक्तिगत संपर्क किस तरीके से लिख लेना है इसके अंतर्गत कि प्रगणकों का व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। क्योंकि व्यक्ति प्रकरण क्या करता है? हर व्यक्ति के पास जाकर सूचना एकत्र करने का कार्य करता है, इसलिए प्रगणक का हर व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क हो जाता है, जिससे जटिल प्रश्नों के
जटिल प्रश्नों के उत्तर भी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। यानी प्रत्यक्ष व्यक्ति का संपर्क होगा, प्रत्यक्ष व्यक्ति का संपर्क होने के कारण जटिल जटिल जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का उत्तर भी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। लिख लिया। अगला चौथा पॉइंट लिख लीजिए, निष्पक्षता का होना। चतुर्थ पॉइंट, निष्पक्षता। निष्पक्षता किस प्रकार से है? यानी बिना किसी भेदभाव के, लेना समंकों को व्यक्तिगत तौर पर एकत्र किए जाने के कारण कोमा प्रगणक का प्रशिक्षित व दक्ष होने के कारण सूचनाएं एकत्र की जाती है। प्रगणकों का प्रशिक्षित व दक्ष होने के कारण सूचनाएं एकत्र की जाती है, जिससे यानी प्रगणक प्रशिक्षित होता है और अपने कार्य में क्या होता है? दक्ष होता है। तो प्रशिक्षित और दक्ष होने के कारण सूचना एकत्र की जाती है, जिससे पक्षपात का डर नहीं रहता है। यानी पक्षपात का क्या होता है? डर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। पांचवा गुण क्या है? विस्तृत सूचना। लिख लेना, ज्यादा इतना वो नहीं है, समझ में भी आ जाएगा आपको। यानी प्रगणक लिख लो ना, प्रत्येक क्षेत्र में प्रगणकों की नियुक्ति के कारण प्रत्येक क्षेत्र में प्रगणकों की नियुक्ति के कारण विस्तृत सूचनाएं सरलता से प्राप्त हो जाती है। यानी कहना, प्रत्येक क्षेत्र में प्रगणक की नियुक्ति करने के कारण विस्तृत से विस्तृत सूचना हमें सरलता से प्राप्त हो जाती है। अंतिम गुण लिख लीजिए। 6 नंबर गुण क्या है हमारा? लिख लीजिए, प्रगणक अशिक्षित व्यक्तियों से भी, ऐसे लिख लो, अशिक्षित क्षेत्र में लाभदायक। अशिक्षित किस प्रकार लाभदायक होती है? लिख लीजिए कि प्रगणक शिक्षित होने के कारण अशिक्षित व्यक्तियों से भी सूचनाएं सरलता से प्राप्त कर लेता है। समझिए, प्रगणक अशिक्षित व्यक्तियों से भी प्रगणक स्वयं अनुसूचियां भरता है, जिसके कारण वह
अशिक्षित व्यक्ति से भी सूचना प्राप्त कर लेता है। ये हो गई साहब कि यदि मान लो व्यक्ति अशिक्षित है तो अशिक्षित होने के कारण हमें गलतियां नहीं हो पाती। गलतियां क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वह प्रकरण क्या होता है, पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है। और प्रकरण पढ़ा लिखा, समझदार, शिक्षित, प्रशिक्षित, ईमानदार, धैर्यवान, वाक्पटुता, इतने सारे गुण प्रकरण के अंदर उपस्थित होते हैं। यदि अशिक्षित व्यक्ति के द्वारा प्रकरण को उस क्षेत्र की भाषा, रीति रिवाज, नियम, कानून, कायदे सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है उस क्षेत्र के अंतर्गत, जिसके कारण वह अशिक्षित व्यक्ति से भी सरलता पूर्वक सूचना एकत्र करने में सफलता अर्जित करता है। तो ये 6 प्रकार के ये प्रगणकों के द्वारा अनुसूचित सूचना प्राप्ति में 6 प्रकार के गुण बताए गए हैं। 1 2 3 4 5 6। इन 6 गुणों के माध्यम, वैसे तो गुण अनेक हैं, बहुत सारे गुण होते हैं प्रगणक के अंतर्गत, लेकिन सामान्य तौर पर ये 6 गुण जो दिखाई देते हैं, बताए जाते हैं, ये गुण होते हैं। इन्हीं गुणों की सहायता से प्रगणक सूचना एकत्र करने का कार्य करता है। ठीक है, ये इसका आज के गुण खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में हम इसके दोषों का और सावधानी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर अवश्य करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करना और अधिक से अधिक से शेयर करने का प्रयास भी करना। तो आपकी सफलता कैसे होगी? हमारे पढ़ाने के माध्यम से, और आप सहयोग करेंगे जिससे हमें भी सफलताएं प्राप्त होगी। कहने का तात्पर्य दोनों मिलकर कार्य करना पड़ेगा अपने। ओके, तो शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना है एक बार, ठीक है, ताकि लिखने में आसानी रहेगी। आप ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक।